हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 पीजीडी इकोनॉमिक्स की। हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्लस कॉन्सेप्ट सीरीज आपकी स्टार्ट जो है वो हो चुकी है इकोनॉमिक्स क्लासेस पे। ऑलरेडी हम पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पर्टिकुलरली पीजीडी इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें आप ये नहीं समझेंगे कि हम सिर्फ या तो DSSP की ही कर रहे हैं, या फिर हम यूपी पीजीडी की कर रहे हैं, या फिर हम किसी और उड़ीसा स्टेट की कर रहे हैं। नहीं, पीजीडी इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं आपके, चाहे वो हरियाणा के हों, यूपी के हों, और चाहे उड़ीसा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बीपीएससी का हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सारे के सारे मैं एग्जाम्स जो हैं वो कवर कर रही हूँ। तो ये मत समझना कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का मैं नहीं करूंगी। सब स्टेट्स का सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही है, और हम वैसे भी इतनी डिटेल में करने वाले हैं कि हम जितना भी हमारा सिलेबस है उससे थोड़ा सा ज्यादा तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एज यू नो मैंने कल भी यही बात की थी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप उसी तरीके से मत पढ़ाई करो जिस तरीके से आज तक करते हुए आ रहे थे। अपने लेवल को थोड़ा बहुत इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है आजकल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑलरेडी हमने कल 15th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं फिर मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, और इसमें मैंने सारे के सारे स्टेट्स के इंक्लूड किए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, हिंदी इंग्लिश में भी है, तो किसी भी तरीके से कोई भी इशू आप लोगों को नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट का मैम आप करवाओ, तो एक काम करना कि अगर आपके पास वो पीवाईक्यूज हैं, वो कोई सीरीज है या कोई क्वेश्चन पेपर है जिसका आपको लगता है कि मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करवा दो पहले, या यहाँ से जो क्वेश्चंस लिए हैं वो पहले करवा दीजिए, तो आप वो मुझे मेल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, आप मुझे मेल कर देंगे और मैं उसे अगली क्लास में इंक्लूड कर लूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूहों के संलग्न की रीति नहीं है? Which of the following is not a method of collecting primary data? आपको डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राइमरी डाटा की कलेक्शन का मेथड नहीं है। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? वो सेकेंडरी डाटा का मेथड होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपके पास? प्रगणों द्वारा सूचना प्राप्त करना, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना, आयोगों की रिपोर्ट से सूचना प्राप्त करना, या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करना। Information through enumerators, information through schedules to be filled by the informants, obtaining information from the reports of commission, या direct personal investigation। तो as you know प्राइमरी डाटा, सबसे पहले प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डाटा का मतलब होता है डाटा जो कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर जो है फर्स्ट हैंड डाटा जो कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या मेथड्स हैं? चाहे वो एनुमरेटर्स के थ्रू किया गया हो वो प्राइमरी डाटा आएगा, क्योंकि एनुमरेटर्स को ट्रेन किया जाता है जो डायरेक्टली डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं किससे? रिस्पोंडेंट्स से। ठीक है, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स, ये भी प्राइमरी डाटा का पार्ट है। रिस्पोंडेंट खुद ही जो स्केड्यूल है, जो फॉर्म है, वो खुद ही उस चीज को आंसर करते हैं, खुद ही फिल करते हैं, तो वो भी प्राइमरी डाटा का पार्ट है। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन मींस किसी कमीशन ने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये इनडायरेक्टली डाटा आप वहां से ऑब्टेन कर रहे हो, तो ये सेकेंडरी का पार्ट है, प्राइमरी का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल है, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कनेक्ट करता है इंडिविजुअल्स के साथ और डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन थर्ड जो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड, और सेकेंडरी का मतलब हो गया सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन की ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका सेकेंडरी होगा। मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा क्या होगा? मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा ये होगा प्राइमरी, बिकॉज आप खुद जाके डाटा जो है कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी इतना रिलायबल नहीं है जितना प्राइमरी रिलायबल है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? The sum of deviations of different values taken from the arithmetic mean is called। समांतर मध्य के लिए किए गए विभिन्न पद मूल्य के विचलनों का योग सदैव होता है शून्य, धनात्मक, एक, या प्लस और -1, 0, पॉजिटिव 1, या +-1। तो देखो, अगर हम अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। इसका मतलब क्या है? जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं,
अब उसने बोला है कि आप यहाँ से क्या लोगे, डेविएशन अगर ले लोगे, मतलब अर्थमेटिक मीन से अगर आप डेविएशन जो है ले रहे हो, तो ये जो इसका जो सम आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है, सम को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप सारे डेविएशंस का सम कर लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। क्योंकि देखो अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन एक सेंट्रल पॉइंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस एग्जैक्टली क्या हो जाती है, सारी की सारी बैलेंस आउट हो जाती है, और जो टोटल डेविएशन को क्या बना लेगी, जितने पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आ जाएगा, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 0। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट में ये बहुत बार जो है वो पूछा गया है, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, which means can be calculated with the help of inspection method and grouping method। inspection method और grouping method से कौन सा मीन जो है वो कैलकुलेट होता है। मीन ये आपकी z वैल्यू है, ये मीडियन है, ये आपका हार्मोनिक मीन है। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप खुद इसका आंसर देखेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हमेशा मेरा यही होता है, यही मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद आंसर करने की कोशिश करो और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन सुनना। तो देखो इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड जो है वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है किसको लोकेट करने के लिए, लोकेटिंग द मीडियन, मीडियन वैल्यू को लोकेट करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं। कौन सी सीरीज में अगर ये पूछा जाए तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज में या फिर जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस सीरीज में इसको यूज किया जाता है। क्योंकि डाटा जो है वो परफेक्टली क्या है, बिकॉज द डाटा इज नॉट परफेक्ट सिमेट्रिकल, क्योंकि डाटा आपका परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए तो फ्रीक्वेंसीज को आप पहले अरेंज करोगे और फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि मिडल वैल्यू क्या है और आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये कहा है कि यहाँ पे मीन या फिर जेड स्कोर या फिर हार्मोनिक मीन क्यों नहीं यूज हो सकता, तो देखो सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें ना, तो अर्थमेटिक मीन जो है कैलकुलेट किया जाता है टोटल सम को देखने के लिए कि टोटल सम क्या है, फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, ना कि इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड के लिए। वहीं अगर हम जेड स्कोर, तो ये तो आपका जेड स्कोर है, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन आपका एक रेसिप्रोकल बेस्ड फॉर्मूला है। हालांकि मैंने सेंट्रल टेंडेंसी की अलग से क्लास ले रखी है, तो वो क्लास आप जरूर से जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो रेसिप्रोकल बेस्ड फॉर्मूला है ये, इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग के लिए नहीं है। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका मीडियन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि 40% ऑफ इंडियन मेंस आर एजुकेटेड। हमारे इंडिया में 40% जो आदमी है वो क्या है, वो एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। How many degrees will be used to represent in the pie diagram? तो अगर हम परसेंटेज को डिग्री में शो करें तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं, 100 से, और डिग्री को हम किससे डिनोट करते हैं, 360 से। तो 100 हमें वैल्यू दे रखी है और हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें 360 डिग्री की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व कर लो इसे, 2 2 4, 2 5 10, 5 7 35, 5 2 10, 2 2 4, 7 2 14, 144 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। अगर मान लो यहाँ पे आपको 144 डिग्री दे रखा होता और आपसे पूछा जाता कि इसको परसेंटेज में करो, तो 144 डिग्री कितना है, ये टोटल 360 के बराबर होता है, और हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, मतलब हमें 100 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर आपका परसेंटेज को आप डिग्री में भी निकाल सकते हो, डिग्री को परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रावेगिक गुणक विचार करता है केवल स्वात्य विनिवेश पर, केवल प्रेरित निवेश पर, संबंधित चरों में परिवर्तनों के समय पथ पर, या कीमत स्फीति पर। डायनामिक मल्टीप्लायर क्या कंसीडर करता है, ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ओनली ऑन मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट, ऑन द टाइम पाथ ऑफ चेंजेस इन द रिलेटेड वेरिएबल, या फिर ऑन प्राइस इन्फ्लेशन। तो देखो सबसे पहले अगर हम डायनेमिक मल्टीप्लायर की बात करें तो ऑब्वियसली स्टैटिक मल्टीप्लायर से तो अलग ही है। स्टैटिक का मतलब जो है वो स्थिर है, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, उसमें जो बदलाव आ रहा है, मतलब कि कैसे इनकम या फिर आपके आउटपुट के चेंज होने से ओवर द टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा अगर आपकी इनकम, आपकी आय और आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाए।
तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम पाथ एडजस्टमेंट आपको चाहिए कि अगर जैसे ही आपकी इनकम में चेंज आया, आउटपुट में चेंज आया, तभी जाके आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, है ना, तभी आपकी इनकम में, कंजम्पशन में, इन सब चीजों में भी तभी चेंज आएगा। तो ये जो की कॉन्सेप्ट है डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको इंट्रोड्यूस किया था हिग्स एंड सैमुअल्सन ने, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? हिग्स एंड सैमुअल्सन ने। जबकि वहीं अगर हम स्टैटिक मल्टीप्लायर की बात करें तो ये हमें जो है वो इमीडिएट इफेक्ट बताता है कि इमीडिएटली तभी की तभी इफेक्ट किस पे आया है, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से तभी इफेक्ट किस चीज पे आया है। जबकि डायनामिक मल्टीप्लायर हमें ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द टाइम क्या चेंज हुआ है, ठीक है, टाइम कितना लगा है उस चीज को चेंज करने में, वो हमें कौन शो करता है? वो हमें डायनामिक मल्टीप्लायर शो करता है। तो ऑन द टाइम पाथ ऑफ चेंजेस इन द रिलेटेड वेरिएबल्स, कि रिलेटेड वेरिएबल्स में ओवर द टाइम पीरियड, समय के साथ कितना बदलाव आया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन थर्ड क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई भी ऐसा अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं मैम इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता देना, बिकॉज देखो नो वन इज परफेक्ट, गलतियां किसी से भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं एक्सप्लेनेशन से ही बता देती हूँ बट टिक करते वक्त कुछ गलत ऑप्शन टिक हो जाते हैं, तो वो भी आप बता देना, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स द क्वीन ऑफ सोशल साइंस? कौन सा ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिसे बोला जाता है क्वीन ऑफ सोशल साइंस? किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को, कौन से इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा था? हिग्स ने, मार्शल ने, सैमुअल्सन ने या फिर केन्स ने? तो देखो इस चीज के लिए हम जो है अपने न्यू क्लासिकल जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, कौन? अल्फ्रेड मार्शल को ये कहेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल ने रेफर किया था इकोनॉमिक्स को एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस, बिकॉज ये कहते हैं कि जो सेंट्रल रोल है ना वो किसका है? ह्यूमन बिहेवियर का, इंसानों का सेंट्रल रोल है, रिसोर्स के एलोकेशन का है, सोसाइटी की वेलबींग का है, जो समाज है उसकी वेलबींग का है। तो उन्होंने की रोल जो है प्ले किया था किसमें? मॉडर्न इकोनॉमिक्स को। अपनी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू, जो कब आई थी? इन द ईयर 1890 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू इन्होंने ये बताया था, और इन्होंने मैथमेटिकल टिकर भी दिया था, प्लस इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर एस्पेक्ट की भी बात की थी अपनी बुक में, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो याद कर लेना, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है वो आ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी, अगर कंट्री की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो जाती है। देखो सबसे पहली चीज डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, इसमें फर्क होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, इनमें फर्क होता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि फर्क क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है क्योंकि पूछा जा सकता है। देखो याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वैल्यू, यहाँ पे डिवैल्यूएशन है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। किसी भी चीज की वैल्यू किसकी वजह से कम हो सकती है, और कौन कम कर सकता है? वो सरकार कम कर सकती है। तो जब गवर्नमेंट चेंज करती है करेंसी की वैल्यू में, तो उसे हम या तो डिवैल्यूएशन कहते हैं या रिवैल्यूएशन कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हो रहा है तो ये हो रहा है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, और मार्केट फोर्सेस के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कहेंगे। और लेकिन जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली वैल्यू को कम या ज्यादा करती है तो उसे डिवैल्यूएशन या फिर रिवैल्यूएशन कहा जाता है। सबसे पहली चीज, अगर मान के चलो कि $1 की वैल्यू ₹70 है और उसी $1 की वैल्यू जो है ₹80 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि करेंसी की क्या हुई है? डीवैल्यूएशन हुआ है। अब आप कहोगे कि नहीं 70 से 80 हो गया, डिवैल्यूएशन कहाँ हुआ? ये तो बढ़ गई। नहीं, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब ये सोचो कि कोई फॉरेनर है, इंडिया में आया, $1 लेके आया और वो 70 रुपए का सामान ले गया। लेकिन जैसे ही वो 70 से 80 हुआ तो वो बंदा आया $1 लेके, और अब कितने का सामान ले गया? हमारे यहाँ से 80 का सामान ले गया। तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई ना। वो पहले हमसे 70 का लेके जा रहा था, आज हमसे 80 का सामान लेके जा रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? डीवैल्यूएशन, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है कम हो गई। लेकिन वहीं अगर $1 जो है ₹50 का हो जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? अपनी करेंसी को क्या कर दिया? रीवैल्यूएशन कर दिया। पहले वो बंदा $1 में 70 रुपए की चीज लेके जा रहा था, बट आज वो सिर्फ 50 रुपए की चीज लेके जा सकता है। बस यहीं पे इसे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कहेंगे। इसी सेम चीज को कि डिवैल्यूएशन को क्या कह दिया? डेप्रिसिएशन, और रिवैल्यूएशन
डिवैल्यूएशन को क्या कह दिया, एप्रिसिएशन। बट ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से। डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन किसकी वजह से होता है, गवर्नमेंट जब डेलिबरेटली करती है तो उसकी वजह से डिवैल्यूएशन या फिर रिवैल्यूएशन होता है। अब देखो, कोई भी एक इंसान $1 पहले 70 का लेके, $1 में 70 रुपए की चीज लेके जा रहा था, आज वही $1 में 80 रुपए की चीज लेके जा रहा है, तो आज वो हमसे ज्यादा सामान खरीदेगा। तो डीवैल्यूएशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं। अब हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं तब हमें $1 का सामान मिलेगा, तो हम तो महंगा खरीदेंगे ना, तो हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारे लिए हमारे देश से सामान ज्यादा बाहर जाएगा क्योंकि वो सस्ता हो चुका है। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। वहीं रिवैल्यूएशन के केस में ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे मेंशन कर देना, मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से समझा दूंगी। क्लियर है? पर मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से अब तक पढ़ रहे हो या जो भी है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो बिल्कुल भी ऐसे समझने की जरूरत नहीं है कि अरे मैम को क्या लगेगा, इतनी आसान चीज भी नहीं आ रही। तो नहीं, हम सब जो है वो सीख के नहीं आते, हम यहीं आके सीखते हैं। तो नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट MRS। MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब किस रेट से एक गुड को दूसरे गुड के बदले क्या किया जा रहा है, सब्सटीट्यूट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो ऑप्शन 1 क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या बनता है, कनकेव बनता है। जबकि आप नॉर्मली अपना इंडिफरेंस कर्व देखो, इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है, ये हमने इस साइड ले लिया गुड 1 मान लो, इस साइड ले लिया हमने गुड 2 मान लो, और ये हमारा क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व। तो ये इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं, पहली बात तो बनता है कन्वेक्स। और ये कन्वेक्स किसकी वजह से बनता है, ये कन्वेक्स किसकी वजह से बनता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से या फिर डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। तो एक गुड के बदले में दूसरा गुड सब्सटीट्यूट हो रहा है और उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं इसको कम करूंगी तभी, अगर मैंने गुड 2 को कम किया तभी मैं गुड 1 को क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ। तो DRS हमारा, सॉरी MRS हमारा क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो ड्यू टू डिक्रीज MRS IC बिकम concave toward the origin. I see. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी इंडिफरेंस हमारा क्या बनेगा, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन बनेगा, ना कि कनकेव बनेगा। तो ये नॉट करेक्ट ही पूछा था ना, हाँ, विच इज नॉट करेक्ट। तो ये पहली ही चीज ही गलत है, डिक्रीजिंग MRS की वजह से तो हमारा IS कनकेव नहीं कन्वेक्स बनना चाहिए। MRS इज ऑब्टेन फ्रॉम नेगेटिव स्लोप ऑफ IS एट एनी पॉइंट, बिल्कुल सही बात है कि हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और उसी से हमारा MRS ऑब्टेन हो रहा है हर एक पॉइंट पे। MRS इज डिफाइंड बाय मूवमेंट अकरिंग ऑन द सेम IC, बिल्कुल सेम IC पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, और वही मूवमेंट को शो कर रहा है, हर एक पॉइंट किसको शो कर रहा है, MRS को शो कर रहा है। और डिक्रीजिंग MRS की वजह से ही IS जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। MRS नेवर डिफाइंड बाय द मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट IS, अगर अलग अलग IS है तो उसके बीच में क्या मूवमेंट हो रही है उसको शो नहीं करेगा। MRS ये शो करेगा कि मूवमेंट सेम IC पे क्या मूवमेंट हो रही है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 ही आपका गलत है, क्योंकि डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कन्वेक्स टू द ऑरिजिन बताता है, ना कि कनकेव टू द ऑरिजिन बताता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ डिक्रीज की जगह मान लो अगर इंक्रीज लिखा होता और कनकेव लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the expenditure approach of gross national product, which item is not included in private final consumption expenditure? National income के आपको फॉर्मूला पते हो, 3 मेथड है वो आपको पता होगा, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड जो हमने अभी यहाँ इस पे ही है, सॉरी ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है और इनकम मेथड है। आई होप आपको इनके फॉर्मूले जो है वो पता होंगे, नहीं पता तो फॉर्मूले जो है वो याद कर लेना, और फिर भी नहीं पता तो मैं नेशनल इनकम की आप कहोगे तो अलग से क्लास ले लूंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन सी चीज नहीं आती, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विच द फार्मर देमसेल्व्स कंज्यूम, जो खुद कंज्यूम कर रहे हैं वो, wages and salaries which individual receive in the form of kind, कैश हो या काइंड हो दोनों में इंक्लूड होता है, रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस ऑन रेजिडेंस, खुद के रेजिडेंस की वैल्यू,
बिल्कुल, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं ना, 12th में पढ़ा होगा। सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ्स टू देयर फैमिली मेंबर्स, इसके कोई पैसे नहीं मिलते, फ्री में हमारी मम्मी हमारे लिए इतना काम करती हैं, वो फ्री में ही करती है। आपको कौन सा उनकी सर्विस के हम जो है उसकी पेमेंट कर रही है, कौन सा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन फोर्थ जो है वो नहीं आएगा, और बाकी सबकी वैल्यूज जो है वो काउंट होगी। ठीक है, फूड ग्रेन्स चाहे फार्मर खुद कंज्यूम कर रहा हो, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये इम्प्यूटेड कंजम्पशन है। इम्प्यूटेड कंजम्पशन, इम्प्यूटेड रेंट, इनकी वैल्यू तो काउंट होती है ना, और वेजेस और सैलरीज क्या इन कैश और इन काइंड दोनों की वैल्यू जो है वो काउंट होगी। तो ऑप्शन फोर्थ आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा इस हिसाब से। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इकोनॉमी फेसेस थ्री मेजर प्रॉब्लम, हर एक इकोनॉमी में तीन मेजर प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, ये प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी जो है वो फेस करती है। चाहे वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो, किसी भी टाइप की अगर आपकी इकोनॉमी है तो। और ये स्टेटमेंट किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, हिक्स ने, मार्शल ने, सैमुअल्सन ने या टॉबिन ने। ऐसे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, तो वो दी थी पॉल सैमुअल्सन ने। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नोबेल प्राइज विनर है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि तीन हमारी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सॉल्व होनी चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रिसोर्स एलोकेशन से, कि हमें अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से क्या करना है, एलोकेशन करना है। ओके, चाहे वो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया। और सैमुअल्सन ने अपनी जो एक बुक थी इकोनॉमिक्स करके, इन्होंने 1948 में अपनी पहली बुक पब्लिश की थी, और इसी में इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ स्केयरसिटी, हम जिस दुनिया में हैं उसमें हमें हमें किसकी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, हर चीज की क्या है, कमी है। ठीक है, हर चीज की क्या है, कमी है। हम हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। कोई भी चीज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। चूजिंग वन गुड्स मीन्स गिविंग अप द अनदर गुड। अगर हम एक पर्टिकुलर गुड को चूज कर रहे हैं तो हमें जो दूसरा गुड है उसका क्या करना पड़ेगा, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसे गिव अप करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। सो द वैल्यू ऑफ एनी गिवन गुड और सर्विसेज इज कॉल्ड, तो जो चीज हम छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, मॉनेटरी या फिर डायरेक्ट। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, जो हमने नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अपना क्या किया है, गिव अप किया है, फोरगो किया है। और ये ट्रू कॉस्ट शो करता है क्योंकि हम जो चूज कर रहे हैं ओवर द ऑप्शंस चूज कर रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज की हमारे पास क्या हो गई, कमी हो गई। अगर आपको 100 रुपए दिए जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो मान लो कि आप 100 रुपए में एक मूवी की टिकट भी ले सकते हो और बुक भी ले सकते हो। तो अगर आपने बुक ले ली तो आपको इस मूवी की टिकट को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, बिल्कुल। सो ये आपके लिए क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया, इसके हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कैसा नेचर है, एक पॉजिटिव या रियल साइंस है, एक नॉर्मेटिव साइंस है, एक आर्ट है, या बोथ आर्ट एंड साइंस है। देखो, अगर आपको ये भी लग रहा होगा ना कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं स्टार्टिंग में एक दो क्लासेस आपकी बहुत ही जनरल बेसिक क्वेश्चन से लेने वाली हूँ, ताकि आपको एकदम से ये ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप जो है वो आसान क्वेश्चन में भी गलती ना करो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं और हमें यहाँ पे तो लग रहा है कि यार इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। और ये जो है, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं आपको मैसेजेस तक शेयर कर सकती हूँ कि खुद लर्नर्स जो है ये बात कहते हैं कि मैम इतनी आसान चीज भी हम पेपर में गलत कर रहे हैं। और ये गलती क्यों होती है, क्योंकि आज मैं क्लास देख रही हूँ और बैठ के आराम से देख रही हूँ तो मुझे लगेगा यार तो इतना आसान है, इतना आसान है, इसका तो ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। बट एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर एक अलग लेवल का होता है, उस प्रेशर को आपको मैनेज करना है, और वहीं पे आप जो इजी क्वेश्चंस है ना वो भी गलत कराते हो। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अपने आप को मॉडरेट,
डिफिकल्ट, इजी, हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है। कम से कम डिफिकल्ट आ जाए तो आप ये कह के बोल सकते हो कि यार डिफिकल्ट आया था हमने छोड़ दिया, लेकिन अगर इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गया तो भी आप क्या सही क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराओगे, तो ये तो बेवकूफी है ना। तो फिर ऐसे तो कभी एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, जब आप इजी और मॉडरेट भी अगर गलत कराओगे जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, तो डिफिकल्ट में ही कंपटीशन है सबका, और वहां पे भी गलत कराओगे तो कंपटीशन से तो बिल्कुल ही बाहर हो जाओगे। तो अपने आप को हर चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके ना सिलेक्शन के रीजन दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपकी बोथ आर्ट एंड साइंस है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, जैसे बता देती हूँ। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, जो हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, फैक्ट्स की कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, कि कैसे हमारा प्राइस जो है वो इफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव। वहीं अगर आप नॉर्मेटिव की बात करो तो नॉर्मेटिव में क्या होता है, नॉर्मेटिव में होती है आपकी वैल्यू जजमेंट, कि सरकार को जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देनी चाहिए, सरकार को प्राइसेस कम कर देने चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जानी चाहिए, जो चीज आप ये सोचोगे ना, इट शुड बी, ये होना चाहिए, तो वो आपका आ गया नॉर्मेटिव, जिसमें आप अपनी सिर्फ जजमेंट दे रहे हो, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है कि आप उस चीज को क्या कर पाओ, वेरीफाई कर पाओ। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप यहाँ पे जो बोल रहे हो वो बात कर रहे हो फैक्ट्स की, कि इट इज, कि हमारे पे कोई पॉलिसी आई तो वो अब आई, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक्स को क्या कंसीडर किया गया, तो इकोनॉमिक्स को साइंस भी कंसीडर किया गया है, कि वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। वहीं इकोनॉमिक्स को आर्ट भी बोला गया है। आर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने अपनी नॉलेज को क्या किया है, अप्लाई किया है इन द रियल वर्ल्ड, एप्लीकेशन हुआ है हमारी नॉलेज का, हमारे पास थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की, गरीबी की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, इन सबको हमने प्रैक्टिकली अपनी थ्योरीज से सॉल्व किया है ना, तो वो आपके लिए साइंस भी है और आर्ट भी है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट रिलेटेड टू, जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो किस चीज से रिलेटेड नहीं है, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस से, इंडिफरेंस कर्व से, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन से, या फिर प्राइस ऑफ द आइटम से। तो देखो स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब होता है जब हम अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी इंपॉर्टेंस को जब हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, अपनी वांट्स को हमने अरेंज कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया उसका, ये शो करता है कि कैसे एक गुड जो है कंज्यूमर प्रेफर करता है, मोस्ट विलिंग, कि जैसे मान लो मेरे पास ये दो ऑप्शन है और मेरे पास ये एक पर्टिकुलर रिसोर्स है ₹10, तो मैं यहाँ पे किस चीज को क्या करूंगी, प्रेफरेंस में स्केल में डालूंगी ना, कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो आपसे ये पूछा गया कि स्केल ऑफ प्रेफरेंस इनमें से किससे रिलेटेड नहीं है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस से है, जो मुझे टेस्ट में अच्छा लगेगा मैं उसको सबसे पहले प्रेफर करूंगी, सीधी सी बात है, मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगी। इंडिफरेंस कर्व तो शो ही ये करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस से बिल्कुल रिलेट करता है। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, आप सेटिस्फाई हो तभी तो उसको प्रेफरेंस में रख रहे हो ना, वो आपको यही तो बता रहा है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इसलिए आप अपनी इनकम को सबसे ज्यादा जो आप प्रेफर करते हो उसके लिए सबसे पहले चुनोगे। प्राइस ऑफ आइटम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जबकि हालांकि ये बात तो है कि प्राइस जो है इफेक्ट करता है हमारी चॉइसेस को, बट स्केल ऑफ प्रेफरेंस तो हम साइकोलॉजिकल रैंकिंग है ना, कि हम क्या चाहते हैं। आप प्राइस के हिसाब से नहीं, आप अपने मन में सोचो, मेरा है ना सबसे पहले अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं पहले आइसक्रीम खाऊं, या मैं पहले पिज्जा खाऊं, या मैं पहले ये बुक परचेज करूं, तो वो आप अपनी वांट्स के हिसाब से देख रहे हो, प्राइस के हिसाब से आप एक्चुअली में नहीं देख रहे हो। हालांकि प्राइस इफेक्ट करता है बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई ये मत समझना कि अब हिंदी में नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस अलग अलग जगह से लिए हैं, तो जिस पेपर में हिंदी में भी आता है मैंने हिंदी में लिया है। जैसे उड़ीसा के जो पेपर होते हैं उसमें हिंदी में नहीं आता, वो सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं पेपर, तो ये मत समझना, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और हालांकि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन इतनी आपको हिंदी में दे रही हूँ, इंग्लिश में भी दे रही हूँ, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, हमें ये पता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो में क्या वर्ड आ रहा है, आई, और आई का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, स्मॉल, सिंगल यूनिट, ठीक है। और जबकि अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल, होल, सबकी बात हो रही है यहाँ पे।
तो हाउ विल रिटर्न टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बी डिटरमाइन, कि हमारे रिटर्न ऑफ फैक्टर्स कैसे हमारी प्रोडक्शन को डिटरमाइन करेंगे, कैसे एक फर्म प्रोड्यूस करेगी गिवन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के लिए, कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एलोकेट करेंगे हम अलग अलग यूजेस के लिए, या कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे तो सिंगल 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 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात आ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट की, मतलब पूरे देश की बात आ गई ना, तो ये माइक्रो से रिलेटेड नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बजट है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये आपने 11th-12th में पढ़ाई है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कोब वेब एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स इज अ, कोब वेब मेथड हम करते हैं, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वन शॉट वीडियो अगर आपने देखी तो सबसे लास्ट में कोब वेब मेथड जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, या फिर एनालिसिस विदाउट टाइम एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले कॉब वेब का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो कि आज एक फार्मर है और वो आज पटेटो जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मान लो वो 10 रुपीज कर रहे हैं। कल को अगले साल आप देखो ऑनियन के प्राइसेस बढ़ के क्या हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो अब ये क्या सोचेगा कि 10 ये छोड़ के मैं किसको बनाने लग जाऊं, ऑनियन को, क्योंकि मुझे इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। तो कॉफे मॉडल जो है वो एनालाइज करता है, इकोनॉमिक्स में हम इसे किस लिए यूज करते हैं, ये एनालाइज करने के लिए कि कैसे आपकी प्राइस और क्वांटिटी ओवर द टाइम आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, टाइम लैग्स होगा, और स्पेशली ये जो कॉबवेब है ना वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही यूज किया जाता है। हम टाइम लैग लगाते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस ऑफ वन ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ, जैसे पीटी जो है वो डिटरमाइन होगा पीटी प्लस 1 से भी डिटरमाइन होगा, मतलब कि मान लो कि 2000 एक सेकेंड, पीटी प्लस 1 जो है वो डिटरमाइन होगा पीटी से। जैसे मान लो कि अभी जो है 2024 25 चल रहा है ना, तो 2025 के जो प्राइसेस हैं वो 2026 में भी इफेक्ट डालेंगे। 2026 में जो प्राइसेस डिसाइड होंगे वो 2025 को देखते हुए डिसाइड होंगे। ठीक है, वही बात है कि आप ओवर द टाइम जो सीक्वेंस हो रहा है ना एडजस्टमेंट का, वो क्या हो रहा है, ओवर द टाइम पीरियड हो रहा है, टाइम लैग्स हो रहा है, कि हम जो है पिछले टाइम्स को भी कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम और किसको लेंगे, पी टी माइनस 1, मतलब 2024 का भी प्राइस जो है वो डिफाइन करेंगे कि 2024 में क्या प्राइसेस चल रहे थे, उसी हिसाब से 2026 के भी डिसाइड होंगे। तो ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक प्रोड्यूसर अपने सप्लाई का डिसीजन लेता है, किसके बेसिस पे, अपने पास्ट प्राइसेस के बेसिस पे, पास्ट प्राइसेस क्या चल रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि वो आगे किस हिसाब से क्या करेगा, सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से एक स्पाइरल, एक कोब वेब, वेब क्या होता है, मकड़ी का जाला, ये कैसे बुना जाता है। आपका पहला पैटर्न क्या चल रहा है, पहले प्राइस और क्वांटिटी का मूवमेंट किस हिसाब से चल रहा है। तो क्या ये स्टैटिक एनालिसिस होगा, क्या ये स्थिर होगा, नहीं, ये तो चेंज होता रहेगा ना। ये क्या होगा, आपके डायनामिक एनालिसिस होगा, विदाउट टाइम एलिमेंट नहीं, विद टाइम एलिमेंट है ये एनालिसिस। कंपैरेटिव, स्टैटिक, स्टैटिक तो है ही नहीं, ये क्या है, ये चेंज होता रहता है। तो डायनामिक थ्योरी फिट होती है एग्जैक्टली कि हम डिसीजन आज क्या लेंगे प्रीवियस पीरियड के प्राइसेस पे। अगर आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कोबवेब थ्योरी फिट्स करती है एग्जैक्टली डिसीजन टुडे इज डिपेंड ऑन प्रीवियस पीरियड प्राइसेस, कि आपके प्रीवियस पीरियड के क्या प्राइसेस हैं उसके ऊपर आपका आज का डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है, चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचअप का है। मैचअप के बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चनियर, लोटरी मेथड, न्यूज़पेपर, प्राइमरी, सेकेंडरी और सैम्पलिंग क्या है। सबसे पहले हमारे लिए प्राइमरी मेथड, प्राइमरी डाटा क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चनियर हमारा डायरेक्टली प्राइमरी मेथड है कि क्वेश्चनियर गए, एनुमरेटर ने फिल करवाया। सेकेंडरी डाटा आपका क्या होगा, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपके लिए सेकेंडरी है कि आपने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेके फिर आप जो है अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। सैम्पलिंग ये आपका क्या है, लोटरी मेथड है, ये वन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए, तो इन दोनों में ही है। सेकंड का सी, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसके हिसाब से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस करना है ये इंपॉर्टेंट है नहीं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है,
कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, हम क्या प्रोड्यूस करें, हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, हम कैसे प्रोड्यूस करें, हम लेबर को यूज करके प्रोड्यूस करें या हम कैपिटल को लेके प्रोड्यूस करें, या फिर होम टू प्रोड्यूस, हम अमीर के लिए प्रोड्यूस करें, हम गरीब के लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये सारे डिसीजंस क्या है हमारे लिए एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, हमारे लिए किसी भी इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अति परवलयी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनमें से कौन सा कोस्ट कर्व है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी का है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है ये क्वेश्चन, पीजीटी का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना ऑप्शन डी और ई 5 ऑप्शन के हिसाब से आता है, एक ये मोर देन अबव भी एक ऑप्शन होता है और नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन होता है वहां पे, ठीक है। सो देखो क्या बोला गया है कि हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताना है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का डायग्राम कैसे होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा कैसे होता है, सॉरी यू शेप ही होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, ये तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी हमारा कैसे होता है, यू शेप होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमारा क्या होता है, ये हमारा ये होता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपकी जीरो नहीं होगी, हमेशा आपकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी ही रहेगी। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की ये शेप क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप है, क्योंकि ये किस लिए है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा शॉर्ट रन में हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और जैसे जैसे अब आपका आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्लाइन होगी, बट कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगी। और यही प्रॉपर्टी होती है किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कि एक्सेस को टच नहीं करेंगे, हर एक पॉइंट पे आप ले आओ वो किसके बराबर होगा, इस टोटल वैल्यू के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is or are leakages from the circular flow of income। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसमें कुछ आपके लीकेजेस होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। कि इकोनॉमी में कुछ चीजें जो है वो लीकेज का काम करती है और कुछ चीजें किसका काम करती हैं, इंजेक्शन का काम करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में किस तरीके से इनकम का जो है वो फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए। तो सेविंग क्या है, सेविंग हमारे एक तरीके से लीकेज है, हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा, लोग अपने पास ही वो पैसा रखते हैं। टैक्सेस क्या है, टैक्सेस भी आपकी एक तरीके से लीकेज ही है, कि टैक्स से सरकार के पास वो पैसा जा रहा है, वो लोगों के पास बच नहीं रहा पैसा, अगर होता तो वो लोग इकोनॉमी में ही उस चीज को स्पेंड करते और वो इंजेक्शन का काम करते। कंजम्पशन अगर आप करोगे तो आप क्या करोगे, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करोगे, अपना पैसा जो है वो खर्च करोगे। तो कंजम्पशन आपका लीकेज नहीं है, इसकी वजह से तो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है। तो आपसे ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लीकेजेस फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। तो सेविंग भी लीकेज है, टैक्स भी लीकेज है, तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन अबव। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि कंजम्पशन तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following is or are assumption of classical theory of employment। classical theory of employment मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता या मान्यताएं रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शास्त्रीय सिद्धांत से रिलेटेड है। सबसे पहले, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती है, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, कीमतें और मजदूरी दरें आसानी से बदलती नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने बात की सेज लॉ की। सेज लॉ क्या कहता है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, डिमांड अपने आप अपनी सप्लाई जो है वो क्रिएट कर देता है, ये सेज लॉ है और ये कोर असम्पशन है, ये मेन असम्पशन है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। दूसरा क्या है कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात। क्लासिकल ने ये एज्यूम किया कि इकोनॉमी हमेशा किस पे काम करेगी, हमेशा पूर्ण रोजगार पे ही वो अपनी अर्थव्यवस्था को रखेगी। अगर इकोनॉमी में कोई भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है तो इकोनॉमी अपने आप, उसमें एक अदृश्य हाथ है, इनविजिबल हैंड है, जो अपने आप इकोनॉमी को किस में ले आएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ले आएगा। तो ये भी क्लासिकल थ्योरी है। प्राइसेस एंड वेजेस आर रिजिड, नहीं। अगर हम रिजिडिटी की बात करें, जबकि क्लासिकल ने क्या बोला था, प्राइसेस और वेजेस क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे,
वो चेंज होंगे। रिजिडिटी की बात कि वो सेम रहेंगे, ये किसने कही थी? ये केन्स ने कही थी। इस चीज को ध्यान रखना, केन्स ने कहा था कि हमारे प्राइसेस और वेजेस रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब जो चेंज नहीं होते, बदलते नहीं है। जबकि जो है क्लासिकल ने, एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि प्राइसेस और वेजेस जो है वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपका। मोर देन अबव, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया यहाँ पे? बिल्कुल सही हो गया, ए और बी, क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी या एजेंसीज डील विद फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, या फिर मोर देन अबव। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक क्रूशियल रोल प्ले करता है कंट्री के एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने में, चाहे वो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो, चाहे आपका फ्लोटिंग हो। ठीक है, चाहे आपने फिक्स मान रखा हो, चाहे वो मार्केट के हिसाब से बदल रहा हो। दूसरी बात, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है उसका काम एक्सचेंज रेट से रिलेटेड नहीं है। वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंट पे फोकस करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये काम है वर्ल्ड बैंक का। उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। IMF, यस, IMF बिल्कुल इंटरनेशनल एजेंसी है जो डील करता है एक्सचेंज रेट सिस्टम से, सर्विलेंस से और स्टेबिलिटी से, इन सबसे ये डील करता है। तो IMF भी है, सेंट्रल बैंक भी है। तो ऑप्शन ए और सी हमारे सही होंगे, तो मतलब मोर देन अबव। आपको ये बताना है कि ये तीनों बैंक कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे, कब इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। मैंने ऑलरेडी फैक्ट बेस में बहुत बार बता दिया है। ये इतनी आसान सी चीजें आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन कौन से थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे और इसको आप बताएंगे कि सेंट्रल बैंक कब हुआ, मतलब RBI कब एस्टेब्लिश हुआ, वर्ल्ड बैंक कब हुआ, IMF कब हुआ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस इंप्लाइज, वरीयता की एकल सतह का अर्थ क्या है? उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ, बजट रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा है, उदासीनता वक्र मुल्क के लिए अवतल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, जो ये बनाते हैं, ये हमारी बजट लाइन होगी, हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू द ओरिजिन, क्या आपने ऐसा इंडिफरेंस कर्व देखा है? नहीं, ऐसा तो आपका PPC होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हमेशा मोर ऑफ गुड्स हमेशा प्रेफर किए जाते हैं, जितने ज्यादा गुड्स वो ही प्रेफर किए जाएंगे, कम प्रेफर नहीं किए जाएंगे। और हम यहाँ पे मानते क्या है कि हम दोनों गुड्स का क्या कर रहे हैं? बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हमें, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे हो, हमें क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर एक कंज्यूमर एक गुड्स ज्यादा ले रहा है तो उसको दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या बन जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बजट लाइन टेंजेंट है IC के, तो ये तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम शो होता है। मोनोटोनिसिटी मतलब वरीयता की बात नहीं करता। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? मोर इज बेटर, जितना ज्यादा है उतना अच्छा आप उस चीज को मानोगे कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ना कि कनकेव टू द ओरिजिन होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। तो आपके आज 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, और आगे हम कल करेंगे पार्ट 3 में। कोई भी डाउट होगा तो आप मेंशन कर देना। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु आर preparing for the PGT economics exam.